बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और क्योंकि आप लोग पहले से ही देर आपको हो चुकी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अपने निर्धारित समय में से थोड़ा समय आपको दे दूं ताकि जल्दी खत्म कर दूं। तो मैं क्या है कि लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ता हूं, इसलिए मैं कुछ बातचीत के अंदाज में बात करता हूं। तो मैं सोच रहा था कि हमारी हिंदी जो है वो कितनी अच्छी, वो इस पर से फिर मैंने सोचा कि क्यों अच्छी है। अगर कोई पूछे ये, तो मुझे एक जवाब उसका मिला कि कहीं किसी एक बच्चे से कहा कि ABCD पढ़ करके सुना, तो उसने कहा आ ई ई। उसने टीचर ने कहा कि ये थोड़ी ABCD है, आप तो कुछ और हिंदी की वर्णमाला सुना है। तो उन्होंने कहा कि आपकी अंग्रेजी की वर्णमाला में कोई तर्क नहीं है, A के बाद B आ जाता है, B के बाद C आ जाता है, इसका कोई तर्क नहीं है। जबकि हिंदी की वर्णमाला का तर्क है। अगर आप देखेंगे कि जो स्वर है वो सब एक वैज्ञानिक पद्धति से काम करते हैं, उनमें आपको जीभ तालू से नहीं लगानी पड़ती, और जो व्यंजन है उनमें आपको स्वर की मदद से अगला अक्षर बोलना होता है। तो हमारी जो भाषा है उसके भीतर शा भी 3 है, स श श। तो ये हमारी भाषा जो है तर्क पर आधारित, यानी देवनागरी जो है वो तर्क पर आधारित भाषा है, और अंग्रेजी जो है वो तर्कहीन भाषा है, इसलिए मैं नहीं सुना रहा। तो मैंने सोचा कि ये वाकई कितनी गौर करने वाली बात है कि एक भाषा का विकास कितने वैज्ञानिक आधार पर हुआ। तो क्या लगता है आप लोगों को कि भाषा क्या इस तरह से बनती है कि जैसे बैंक में हिंदी की जरूरत पड़ेगी तो फिर उसके मुताबिक एक शब्दावली बनाई जाए तब भाषा बनती है, या भाषा इस तरह बनती है कि अगर एक हथौड़े वाला घन से प्रहार करता है तो उसके मुताबिक जो आवाजें निकलती हैं उनके मुताबिक वो शब्द बना लेते हैं। तो एक शब्द के बनने में एक समुदाय के भीतर हो सकता है सैकड़ों या हजारों वर्ष लगते हैं, तब जाकर के वो भाषा बनती है जिस भाषा में हम बाद में तर्क डालते हैं, जिस भाषा में हम बाद में विज्ञान खोजते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो भाषा है जिसका मूल हम समझ सकते हैं देवनागरी का कि संस्कृत है, उस संस्कृत भाषा के बोलने वाले ये एक तथ्य है कि बमुश्किल सबसे कम अगर भाषा बोलने वाले कहीं भारत में हैं तो वो संस्कृत बोलने वाले। तो यानी इतनी तार्किक भाषा, इतनी वैज्ञानिक भाषा जिसको बोलने वाले सबसे कम है भारत में। ऐसा क्यों होगा? भाषा का जीवन तर्क और उसके विज्ञान पर या उसकी शुद्धता पर निर्भर नहीं करता। भाषा का जीवन निर्भर करता है, भाषा कोई चीज नहीं है, भाषा कोई इस तरह की चीज नहीं है कि जिसको आप रख दें, उसको एम्बामिंग कर दें, उसके ऊपर लेप लगा दें तो वो सुरक्षित बनी रहे। भाषा इस्तेमाल करने से बनती है। आप एक शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, वो शब्द धीरे धीरे आपकी भाषा से बहिष्कृत हो जाएगा। वो शब्द धीरे धीरे आपकी भाषा में, जिसे हम कह सकते हैं, मर जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। और उसी तरह से जब बहुत सारे शब्दों की, बहुत सारे वाक्यों की मृत्यु हो जाती है तो फिर वो भाषा संग्रहालय में बचती है। तो ऐसा कैसे हुआ कि वो अंग्रेजी जिसे ये बच्चा अपने टीचर को और मुझे भी साबित कर चुका था कि वो तर्कहीन भाषा है, वो आज दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। और दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा आप लोग जानते हैं, मंदारिन है, चीन की, चीनी भाषा। और भारत, हमारे देश में हिंदी है, स्पेनिश है, फ्रांसीसी है, बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन ये करोड़ों लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। लेकिन
क्या आपने वो भाषा के बारे में सुना जो अंडमान में रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा बोली जाती थी और जिसे बोलने वाली एकमात्र महिला सन 2010 की 26 जनवरी को उसकी मृत्यु हो गई। उसके साथ ही 6,500 साल से ज्यादा पुरानी वो भाषा को जानने वाला अब दुनिया में कोई नहीं रह गया। अंडमान के भीतर बोली जाने वाली उस भाषा में वो पूरी स्मृति 6,500 वर्ष की संचित थी जो मनुष्यों ने समुद्र के साथ व्यवहार करते हुए सीख रखी थी। एक भाषा के भीतर एक पूरी की पूरी संस्कृति रहती। एक भाषा के भीतर केवल कुछ शब्द नहीं रहते, केवल कुछ अक्षर नहीं रहते। एक भाषा के भीतर एक पूरी संस्कृति और जीवन के प्रति उसका दर्शन रहता है। वो भाषा बोलने वाली महिला अकेली बची थी। 85 वर्ष की आयु में उसका निधन हुआ। तो आखिरी दिनों में वो एक चिड़ियों से बात किया करती थी। तो उससे पूछा कि तुम चिड़ियों से क्यों बात करती हो? तो उसने कहा कि अगर मैं वो भाषा बोलना बंद कर दूंगी, क्योंकि कोई और तो जानता ही नहीं, तो अगर मैं वो भाषा ही बोलना बंद कर दूंगी तो मेरे जीते जी ही मर जाएगी है। तो मैं कम से कम अपने जीवित रहने तक तो वो भाषा बोलती रहूं। तो वो भाषा जो है वहां के एक आदिवासी समुदाय के द्वारा बोली जाती थी। और वो भाषा के भीतर जिस तरह की, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जीवन से भाषा बनती है, व्यवहार से भाषा बनती है। ऐसा नहीं होता है कि हम भाषा पहले बना लें, उसके बाद उसके मुताबिक चीजें बनाएं। जब चीजें आएंगी समाज में तो मोबाइल आज उस अर्थ में नहीं इस्तेमाल होता जो जिस अर्थ में डिक्शनरी में लिखा हुआ था आज से 10 साल पहले। मोबाइल का अर्थ ये था कि चलायमान, जो मोबाइल है वो चलायमान। लेकिन मोबाइल अगर आप कहेंगे कि भाई मुझे मोबाइल दे दो, तो चलायमान दे दो नहीं कह रहे हैं आप। वो सब समझ रहा है अगला व्यक्ति कि वो आप उससे क्या मांग रहे हैं। तो इसलिए जो शब्दों के अर्थ होते हैं वो शब्दों के अर्थ अपने देश और काल, अपनी जगह और अपने समय के भीतर उनका विस्तार पाते हैं, बदल जाते हैं। आप देखेंगे कि कमल, अब इसमें से का निकाल दीजिए तो मल, अब इसमें से मां निकाल दीजिए तो कल, और इसमें से ला निकाल दीजिए तो कम। तो एक शब्द कमल, उसमें 3 अक्षर, और तीनों के एक एक अक्षर को हम कम कर दें तो इसके नितांत अलग किस्म के अर्थ आपके सामने खुल जाते हैं। यहां तक कि कमल भी वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जो पुरुष भी हो सकता है, और मैं स्त्रियां भी ऐसी जानता हूं जिनके नाम कमल है। वो फूल का नाम तो है ही, लेकिन वो किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी हो सकता है। और कमल अनेकानेक तरह से उसके इस्तेमाल पर, उसकी जगह पर इस्तेमाल, उसका कहां प्रयोग हो रहा है, उससे अपना अर्थ ग्रहण करेगा। तो किसी भी शब्द का अर्थ उसकी जगह के हिसाब से, उसके बोलने वालों के हिसाब से, उसके संदर्भों के हिसाब से बदल जाता है। तो एक अक्षर का अपने आप में कोई मानी, ऐसा कहते हैं कि नहीं होता, लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि उपनिषदों के जमाने में एकाक्षरी भाषा हुआ करती थी। तब एक ही अक्षर की भाषा थी और लोगों को अपने संदर्भों से समझना पड़ता था कि वो उसका अर्थ क्या है। अब मैंने अगर कहा दा, तो कितने लोगों के बीच में मेरे दा का अर्थ अलग अलग तरह से, अपनी अपनी तरह से लोग लगाएंगे और अपने काम पर लग जाएंगे। ये उस जमाने की बात रही होगी। लेकिन हम देखते हैं कि अक्षर शब्दों के भीतर रहते हैं। शब्दों का निवास या उनका अर्थ, उनका घर वाक्य के भीतर होता है। अगर वो वाक्य पूरा हो तभी कमल का अर्थ स्पष्ट होगा कि कमल मैंने उसे दिया, या कमल बाजार जा रहा था, तो उसमें व्यक्ति है या फूल है, ये कमल का अर्थ तब स्पष्ट होगा। तो शब्द वाक्य के भीतर अपना अर्थ ग्रहण करता है।
और वाक्य अनुच्छेद के भीतर, पैराग्राफ के भीतर अपना अर्थ ग्रहण करता है, और पैराग्राफ पूरी कायनात के भीतर अपना अर्थ ग्रहण करता है। पूरी कहानी के भीतर जिस संदर्भ में लिखा गया है, पूरे पत्र के भीतर जिस संदर्भ की वो उपयोग की गई चीज है, उसके भीतर अर्थ ग्रहण करता है। तो भाषा हमारी बहुत पुरानी है, उसकी रूट्स, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत वर्षों तक जाती हैं। और हमारी भाषा में 3 किस्म के शाह हैं, और हमारी भाषा में णा, या, अय्या टाइप की भी जो बातें हैं वो भी हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये काफी गर्व करने योग्य बात है। आपको क्या लगता है? और फिर मैं आपको ये बताता हूं कि हमारी भाषा के बारे में लोग कहते हैं कि ये कैसी भाषा है, इसमें तुम्हारे कल के लिए भी कल है और कल के लिए भी कल है। 2 अलग अलग टुमारो और यस्टरडे के लिए 2 अलग अलग किस्म के शब्द क्यों नहीं? ये कैसी भाषा है कि जिसमें इतनी कंजूसी क्यों बरत रहे हैं? वो 2 अलग अलग शब्द बना देते हैं। या कोई कहता है कि आपकी भाषा में अभी तक इतनी कृपण है, खास तौर से महिलाओं के लिए, कि राष्ट्रपति के जगह पर अभी तक एक दूसरा शब्द नहीं ढूंढ पाया। आप राष्ट्रपत्नी कर नहीं सकते उसको। चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन अंग्रेजी वालों ने कर लिया। अगर आप अब जो अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग्स वगैरह में जाएंगे तो वहां पर लोग चेयरपर्सन बोलते हैं। और मुझे नहीं पता कि आपके बैंक को कल मैं चिट्ठी लिखूं तो वहां पर एक महिला बैठी हुई है या पुरुष, तो मैं पहले लिखूंगा प्रति सुश्री ऑब्लिक करके श्रीमान लिखूंगा। तो लेकिन आमतौर पर यह है, चूंकि अधिकतर जगहों पर महिलाएं थी ही नहीं, पुरुष ही थे, इसलिए उस वक्त में सोचा ही नहीं किसी ने कि एक जमाना ऐसा भी आएगा कि जब महिलाएं यहां पर होंगी और उनके लिए भी शब्द बनाना होगा। तो ये भाषा, जिस बात पर मैंने कहा कि वो भाषा अपने समय, अपने समकाल के भीतर से पैदा हुई, वो भाषा जिसके ऊपर गर्व करने की बात कही मैंने तो आपने ताली बजाई, वो भाषा पर मैं इसलिए शर्म करता हूं कि वो पितृसत्तात्मक समाज की भाषा थी। उस समाज के भीतर महिलाओं के लिए कई जगहों पर शब्द गढ़े ही नहीं है, क्योंकि ये सोचा ही नहीं था उसने कि कभी महिलाओं के लिए भी उनके बराबरी की स्थान आएगा। मैं इस बात पर भी गर्व कर सकता हूं कि मेरी भाषा इतनी अच्छी है कि उसे दुनिया में 3रे नंबर का दर्जा हासिल है, इतने ज्यादा लोग बोलते हैं। मैं इस बात के लिए भी गर्व कर सकता हूं कि मेरी भाषा में इतनी किताबें छपती हैं, इतने महान लेखक हुए हैं जिनकी तस्वीरें आप पीछे देख रहे हैं, जिनकी उक्तियां आप पीछे लिखे हुए देख रहे हैं। ये देखना चाहिए था, आप लोगों ने देखा ही नहीं। मैंने कहा तब आपने पलट करके देखा। तो ये इन सब बातों पर मैं गर्व कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं गर्व कर सकता हूं तो कृपया मुझे अधिकार दीजिए कि मैं इसकी खामियों पर शर्म भी कर सकूं। और इसकी अलावा आगे जाकर के मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि ये गर्व करना और या शर्म करना क्यों जरूरी है। अगर आपका रंग गोरा है तो आप इस पर गर्व करें, और जिसका रंग गोरा नहीं है क्या वो उस पर शर्म करे और उजलेपन की दिशा में आगे बढ़ते हुए कॉस्मेटिक्स के एक बाजार को सपोर्ट करे? क्या ऐसा होना चाहिए? तो जो संस्कृति है, जो भाषा है, जो देश है, ये हर देश, केवल हिंदी नहीं, केवल भारत नहीं, छोटा सा देश, कोई नेपाल से भी छोटा कोई देश होगा, उस देश के भीतर भी गर्व करने लायक चीजें भी होंगी और शर्म करने लायक चीजें भी होंगी। और ये तय कर लीजिए कि अगर उस देश के निवासी सिर्फ गर्व करना जानते हैं, अपनी हर चीज पर गर्व ही करते रहेंगे, तो वो देश वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो
अपने समाज के भीतर की खामियों पर नजर नहीं डालेगा, केवल गर्व ही करता रहेगा। तो भाषा जो है, जहां से मैंने बात शुरू की, वो बात ये है कि भाषा हमें लगातार आगे की तरफ देखने के लिए प्रेरित करती है। वो हमें ये बताती है कि जो लिख दिया गया उतना ही हमेशा के लिए नहीं है। जो नई चीजें दुनिया में बनेंगी उनके लिए नए शब्द खोजने पड़ेंगे। जिन नए लोगों के साथ आप संपर्क में आएंगे वो आपको नए शब्द देंगे, आप उन्हें नए शब्द देंगे। और इस तरह, ये पिछली बार का उदाहरण मुझे बता रहे थे मेरे मित्र की, मैंने ऐसा बताया था कि मैंने कहा कि एक गिलास पानी दीजिए। अगर आपने किसी को ये कहा तो ना तो इसमें गिलास हिंदी का है, क्योंकि गिलास का शाब्दिक अर्थ तो कांच है। अगर आप कहेंगे अपने प्यून से कि एक टम्बलर पानी दीजिए, तो हो सकता है वो बाहर जाकर के पूछे कि कौन सी कंपनी का पानी बुलवा रहे हैं साहब, क्योंकि टम्बलर का अर्थ उसको नहीं पता होगा। आप कहेंगे कि पानी हिंदी का शब्द है, पानी हिंदी का मूल शब्द नहीं, वो भी बाहर से आया। हम बहुत सारे उदाहरण हैं। बंबई के भीतर अभी 300 भाषाएं बोली जाती हैं आज की तारीख में। आज की तारीख में 300 भाषाएं बोली जाती हैं, 40 भाषाएं गुजरात की हैं अकेली उसमें। अगर आप बोलियों को और भाषाओं को अलग अलग ना माने तो आप समझ लीजिए कि अभी की, यानी आज से 1961 की जनसंख्या में जो भाषाएं बोलने वाले लोग तय किए थे, तब 2500 से ज्यादा भारत के भीतर बोलियों और भाषाओं को चिन्हित किया गया था। ये हमारे लोगों की उस वक्त की जो भी सोच रही हो आजादी के वक्त पर, कि जब भाषा का चयन किया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि जैसे 10,000 से ज्यादा लोग बोलते होंगे वो भाषा है, बाकी बोलियां। लेकिन बोलियां भी भाषा है। अब वो सोच नहीं रह गई जो 1947 के वक्त में या और पहले 1915-16 के वक्त में थी। 1915-16 के वक्त में, बल्कि 1916 में गांधी जी जब एक राष्ट्र भाषा समिति में बोलने के लिए गए तो वहां पर तिलक बोलने के लिए आए थे। तिलक अध्यक्षता कर रहे थे और तिलक ने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया। तो गांधी जी ने उनसे ये कहा कि ये कैसा राष्ट्र भाषा सम्मेलन है जिसका अध्यक्ष खुद जो है अंग्रेजी में बोल रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मुझे मराठी के अलावा अंग्रेजी ही आती है, हिंदी आती ही नहीं है। और फिर उन्होंने शाम तक थोड़ी टूटी फूटी अंग्रेजी सीखी और फिर बोलना शुरू किया, थोड़ी हिंदी सीखी और बोलना शुरू किया। तो मेरा केवल इतना कहना है कि एक भाषा, परिधान, आप क्या कपड़े पहनते हैं, आपने ये सारी चीजें इस बात से तय होती हैं कि आपका संपर्क हजारों वर्षों से, आप दुनिया के ऐसे इलाके में पैदा हुए हैं जो जहां पर 5000 साल पुरानी जो सभ्यता मानी जाती है। मतलब 5000 साल पहले से हमको कपड़े पहनना, खाना बनाना, खेती करना, समूहों में रहना आ गया था। जिन्होंने बस्तियों में बसना नहीं सीखा था उस तरह से रह रहे थे। तब से हम लोग इतने वर्षों से यहाँ हैं, तो हमारे भीतर इतनी भाषाएं बनी हैं, इतनी बोलियां बनी हैं। आपको एक और उदाहरण बताता हूं कि जब उज्बेकिस्तान में जब 2% की साक्षरता थी 1917 के आसपास, जब वहां क्रांति हुई, और उसके बाद में राहुल सांकृत्यायन, जिनको 200 भाषाओं का ज्ञान था, 40 भाषाओं का ज्ञान था और जिन्होंने 200 से ज्यादा किताबें लिखी, वो राहुल सांकृत्यायन वहां गए और उसके 3 बरस बाद फिर गए। इन 3 वर्षों में जिस भाषा की अपनी लिपि नहीं थी, उसमें 2 लाख से ज्यादा किताबें छाप करके उसे भाषा का दर्जा दे चुके थे। तो किसी भाषा का विकास उसके भीतर उसके ठहराव से नहीं होता, उसके जुड़ाव से, उसके विस्तार से होता है। और फिर मैं ये बात रखना चाहता हूं कि जो भाषा ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है, क्या उसका ही जीवन स्वीकार्य है? जो 10 लोग बोलते हैं, 15 लोग बोलते हैं, क्या उसको संरक्षण के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी?
क्या उनको भी हमें जबरदस्ती उनके साथ वही व्यवहार करना चाहिए जैसा अंग्रेजी ने दूसरी भाषाओं के साथ किया? अब अंग्रेजी तो देखिए, हम जब अंग्रेजी के विरोध की बात करते थे तो दरअसल वो एक बड़ा संकेत था आजादी के आंदोलन का, क्योंकि हम अंग्रेजी का भाषा का विरोध नहीं करते थे। हमारे आजादी के कितने सारे आंदोलन के जो लोग थे वो सब अंग्रेजी में लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, लेकिन अंग्रेजों का विरोध करने का एक संकेत था कि हम हिंदी को तवज्जो देंगे, और उस संकेत के तहत उस एक सिंबल के तहत उन्होंने हिंदी का वर्णन किया या अपनी स्थानीय भाषाओं का वर्णन किया। और ये बात एक वैज्ञानिक तथ्य भी है कि आप अगर मातृभाषा के भीतर जानकारी देंगे तो वो ज्यादा अच्छे से ग्राह्य होगी। तो इसलिए वो मातृभाषा इन 2500 भाषाओं में बसती है। अरुणाचल प्रदेश इतना सा प्रदेश है जहां पर कि बताते हैं 47 से ज्यादा भाषाएं, इतने से प्रदेश के भीतर 47 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं। अब भाषा की, जिसको कि हम हिंदी के रूप में जानते हैं, जो सबसे ज्यादा वर्ग में बोली जाती है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? क्या उसकी जिम्मेदारी खुद को ही और बढ़ाना है, या उसकी जिम्मेदारी इन छोटी भाषाओं को और विकसित करने की, इनके भीतर और विस्तार करने की भी है? ये एक सोचने का एक आपके सामने, ये एल्गोरिदम नहीं है जो कंप्यूटर पर एआई से नहीं चलेगी। ये सवाल चलेगा मनुष्य के विकास के साथ, क्योंकि मैं कई ऐसे इलाकों में कई दिनों तक रहा हूं जिनके भीतर मेरी भाषा समझने वाला और उनकी भाषा का एक भी शब्द मैं नहीं जानता था, लेकिन मैं वहां तो भाषा के, यानी जिस भाषा में हम संकेतों की भाषा से शुरू किए थे, लगभग अब फिर से वहीं पहुंचते जा रहे हैं। लोग मजाक भी बनाते हैं कि हम इमोजीज पर आ गए हैं। तो अगर मुझे कोई रिप्लाई करना है, किसी को जवाब देना है किसी के, तो रेडीमेड इमोजीज हैं जो सबके लिए एक जैसे हैं। तो होमोजेनाइजेशन की, समांगीकरण की एक प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कि एक लव लेटर, प्रेम पत्र कोई लिखेगा तो वो सब एआई एक ही तरह से लिख सकता है। आप उसको फीड करने के लिए कुछ वो दे दीजिए। तो भाषा जो है वो आपको दूसरों के लिए उसके दरवाजे खोलने होंगे और दूसरों के संरक्षण की प्रयास भी करने होंगे। हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल, किसी भी रूप में ज्यादा लोगों के बोलने का तो हो सकता है। एक स्थिति ये भी आ सकती है कि अंग्रेजी की जगह हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बन जाए। ये ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन इस ख्वाब को देखने से हासिल क्या होगा? जब तक कि हिंदी सबकी चहेती भाषा न बने। अंग्रेजी जो सोचिए, आगरा का रिक्शे वाला, जो छोटा दुकानदार चाय वाला बोलता है, क्योंकि वहां टूरिस्ट आते हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, वो अंग्रेजी आप में से अनेक पीएचडी किए हुए लोग भी बोलना मुश्किल समझते हैं, क्योंकि उसका डर, उसका खौफ बचपन से बिठाया हुआ है। ये शासकों की भाषा बन, तो जो शासकों की भाषा बन गई उसका खौफ निकालना जरूरी है। लेकिन हम लोग, मैंने जो मेरे परिचय में कहा गया उसमें एक चीज नहीं है, परिचय में लिखी हुई नहीं थी, इसलिए मैंने बता रहा हूं आपको कि मैंने वैसे इंजीनियरिंग की हुई है सिविल में। तो हम लोगों के यहाँ कॉलेजेस में रैगिंग हुआ करती थी। तो रैगिंग में ये होता था कि जिसको आज इस साल प्रताड़ना मिली है, वो अगले साल जब सीनियर बन जाएगा तब वो प्रताड़ित करने का अधिकारी हो जाएगा अपने से नीचे वाले। मेरा जो निवेदन है हिंदी के आप सभी सेवकों से, और हिंदी की सेवा के जरिए अपना जीवन आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उन सबसे, कि जिस अंग्रेजी के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी हिंदी के अस्मिता के लिए, उस हिंदी को अंग्रेजी की तरह रैगिंग करने वाला कभी मत बनने दीजिए। उसे बोलियों को संरक्षण करने वाला बनाइए। उसे कम लोग बोलने वाले, जो भाषा कम लोग बोलते हैं, उनके प्रति सौहार्द दिखाइए। जो लोग अभी भी, आप देखिए, दक्षिण के लोग हों, मराठी समुदाय के लोग हों, बंगाली समुदाय के लोग हों, वो विदेशों में भी चले जाते हैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी भी बोलते हैं, लेकिन घरों में
अपनी मातृभाषा में बात करेंगे, अपने समुदायों के भीतर अपनी मातृभाषा में बात करेंगे। हम लोगों ने जो बुंदेलखंड से आते हैं, जो बघेलखंड से आते हैं, जो इस तरह के क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिनकी की अपनी लिपि नहीं है, उन लिपियों को कमतर मान लिया, उनमें बात करना हेय माना जाता है। अरे कैसी गंवारू भाषा में बात। आप सोचिए, गंवारू, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इस शब्द का अर्थ समय के साथ साथ बन गया जो मूर्ख है, जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, जो बेवकूफी की बातें करता हो, वो गंवारू। जबकि गंवारू का अर्थ क्या था? गांव का। अब गांव के व्यक्ति का अर्थ क्या ये है कि वो हमेशा बेवकूफी होगा? क्या उसे गाली की तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? क्या पत्नी के भाई को, जिसे साला कहा जाता है, उसे गाली की तरह इस्तेमाल करना चाहिए? हमने किस तरह से शब्दों को ही नहीं, पूरे जीवन में एक परंपरा होती है शादी की, हम सब लोगों के मतलब जिन्होंने आप में से नहीं भी की होगी और आगे करने का मूड होगा तो अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं, लेकिन किसी न किसी की शादी में तो शामिल हुए ही है। आप देखेंगे कि वो संस्कृति कैसे ऊपर से नीचे तक बहती है। अब वो संस्कृति कैसे बहती है कि राजा की संस्कृति, तो जीवन में एक बार जो लड़का है दूल्हा, वो राजा की वेशभूषा अपनाता है, वो तलवार रखता है जैसे युद्ध करने जा रहा है, वो वहां जाता है पूरे फौज फाटा लेकर के, बंदूक गोली चलाते हुए, पटाखे चलाते हुए, जैसे वो दूसरे देश पर युद्ध करने जा रहा हो। फिर वहां से वो लड़की को और दहेज को लेके आता है, जो प्रतीक है लूट के सामान का, कि हमने जीत लिया है आपको, तो अब हम जीत करके लड़की को भी ले जा रहे हैं, जो कि संपत्ति है। ये सवाल भाषा में नहीं सीखेंगे तो कहां पूछेंगे कि ये सवाल कि हमेशा लड़की को ही घर क्यों छोड़ना पड़ता है। ये सवाल मतलब मैं एक सैद्धांतिक स्तर पर पूछने की बात कर रहा हूं, अपने घरों में आप इससे लड़ना शुरू मत कीजिए, लेकिन ये सवाल पूछना चाहिए कि हमारा जो समाज बना है, जिस पर हम गर्व करते हैं, इस 5000 साल के समाज पर, जिसमें सती प्रथा भी है, जिसके भीतर जातीयताएं भी हैं, जिसके भीतर ये लिखा हुआ है कि भाई जिसके कान में अगर वेद की ऋचा पड़ जाए तो आप शीशा उड़ेल दीजिए, तो ये भी किसी भाषा में लिखा हुआ है। उन चीजों पर हमको शर्म भी आनी चाहिए। भाषा से केवल शब्दों को मत सीखिए, भाषा से जीवन के दर्शन को सीखिए, भाषा से प्यार करना सीखिए, लोगों के साथ प्यार करना सीखिए, इंसानियत के साथ प्यार करना सीखिए। और जो भाषा, चाहे वो कितनी भी बड़ी भाषा हो, अगर वो दो ऐसे लोगों को जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, उन्हें आपस में एक दूसरे से डराती है, एक दूसरे के नजदीक नहीं ला सकती, तो वो भाषा चाहे कितने ही करोड़ों और बोल, मतलब कल से अगर कुत्ते बिल्ली भी वो भाषा बोलने लग जाए तो भी उस भाषा को मेरा दूर से प्रणाम रहेगा। मैं समझता हूं कि भाषा का मुख्य काम संपर्क, लोगों को जोड़ना। तो मैं इस बात पर खत्म करता हूं क्योंकि गंभीर बात हो गई थोड़ी। तो कुछ दिनों पहले मैंने देखा कि एक जगह अनुवाद, अब जो है भाषा है संपर्क का जरिया, और भाषा के बाद जो जरिया है कि दो भाषाओं के बीच में कौन सा जरिया है? अनुवाद, है ना। तो एक जगह लिखा हुआ था, बोर्ड से नो टू अल्कोहल, उसके नीचे लिखा था शराब को कुछ ना करें। अब तो मैंने इसको फेसबुक पर डाल दिया अपने उस पर। तो एक मोहतरमा मेरी मित्र है, उन्होंने कहा कि ये कुछ क्यों लगा दिया। तो मैंने कहा कि कल्पनाशीलता है भाई, जो शराब का पसंद करने वाला व्यक्ति होगा उसने अपनी तरफ से एक और भावनात्मक जोड़ दिया कि शराब को कुछ ना कहें। तो मैंने कहा आप तो ये पूछ रहे हैं कि कुछ क्यों लगा दिया, कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि भी क्यों नहीं लगाया, शराब को कुछ भी ना कहें। तो जो मैंने आपसे कहा कि जो शब्दों के अर्थ हैं और जो ये भाषाएं हैं, इनके भीतर एक आवाजाही का सिलसिला रहता है, और उस आवाजाही के सिलसिले को हमको
मजबूत करना चाहिए। अनेक भाषाएं हैं जिनने हमारे साथ संपर्क किया। मैं कई अलग अलग देशों में गया और मुझे जानने वाले लोग मिले। मैं जब रूस में था तो मुझसे जिमी जिमी लोग कहते थे, इंडिया जिमी जिमी। हम वो मैंने जिमी जिमी क्या है समझ में नहीं आता था। वो गाना जो है जिमी जिमी आजा 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 डिस्को डांसर का, वो वहां पर इतना पॉपुलर था कि अभी तक वहां पर बजता है। तो हिंदी की फिल्मों ने एक तरफ कबाड़ा भी किया भाषा का, लेकिन दूसरी तरफ उस भाषा को उसको फिल्में देखते देखते लोगों ने भाषाएं सीख ली। एक जमाने में तुलसीदास की रामायण पढ़ने के लिए लोग हिंदी सीखा करते थे, पढ़ना सीखा करते थे। तो जो अच्छा साहित्य है जिसकी जिक्र आपकी पहले के सत्र में किया था, तो वो अच्छा साहित्य केवल ये नहीं होता कि जो गुडी गुडी साहित्य हो। उन्होंने आपसे दरखास्त की पढ़ने के लिए, और जितने ये मूर्धन्य लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं, इन सब ने जो अच्छा साहित्य लिखा है, उस अच्छे साहित्य में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको कुरेदने वाली हैं, आपकी मान्यताओं को कुरेदने वाली हैं, भाषा के प्रति आपके विचार को कुरेदने वाली हैं, आपके महिलाओं के प्रति विचार को कुरेदने वाली है, बच्चों के प्रति आपके विचार को कुरेदने वाली है। और मैंने भी ये कोशिश की है आपके बीच में कि मैं भाषा पर बात करते हुए सिर्फ भाषा तक ना बचूं, मैं जीवन के बारे में भी कुछ बात कर सकूं, आपके नजरिए के बारे में भी कुछ बात कर सकूं। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।